हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छा होगा। वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा। आज को हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में मिटा देते हैं पहले सॉल्यूशन। चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन। अब व्हाट इज सॉल्यूशन? सबसे पहली बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है एक हमारा बाइनरी मिक्सचर। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसमें कोई विजिबल बाउंड्री ना हो। ठीक है, और बाइनरी का मतलब होता है कि जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने? दो। एक हम लेते हैं इसमें सॉल्यूट और एक हम इसमें लेते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट बेसिकली क्या है? एक मीडियम है जिसमें हमें किसी चीज़ को डिसॉल्व करना होता है। ठीक, और जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बाइनरी मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में हमने कह दिया। और आगे चलते हैं। अब सॉल्यूशन में एक नेक्स्ट टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट में आप किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। किसमें? सॉल्वेंट में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in specific amount of solvent। ठीक है, आप कितना मैक्सिमम अमाउंट में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे हम सॉल्वेंट में, और साथ ही साथ हम गैस को डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में। ये दो चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है मैक्सिमम अमाउंट, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है किसमें? सॉल्वेंट में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा, उस टर्म का नाम है कंसंट्रेशन। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि आप कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, सिंपल में आप उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन बहुत तरीके से रिप्रेजेंट होती है, मगर हम इसमें बेसिकली दो चीज़ों से पढ़ेंगे। एक का नाम है मोलैरिटी और एक चीज़ होती है मोलैलिटी। एक चीज़ है मोलैरिटी और एक चीज़ है मोलैलिटी। मोलैरिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। मोलैलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। फॉर्मूला क्या होता है? N/V। फॉर्मूला क्या होता है? N/V। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो V है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कहिए, या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर क्या है? ये वॉल्यूम है किसका? सॉल्वेंट का। सॉरी, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, और ये है वॉल्यूम है किस चीज़ का? सॉल्वेंट का। यहाँ पर आप लेंगे लीटर में, यहाँ पर आप लेंगे केजी में। वॉल्यूम कह सकते हैं या फिर मास कह सकते हैं। अगर याद करना है तो वॉल्यूम और मास आप दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। ये याद रखना कि यहाँ पर मोलैलिटी जो है वो आपकी किसमें होगी? सॉल्वेंट लेना है आपको, यहाँ पर मोलैरिटी में आपको क्या लेना है? सॉल्यूशन लेना है। बाकी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में कॉमन है। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि मोल पर लीटर, यहाँ पर आप कह सकते हैं मोल पर केजी। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। इन दो टर्म्स का ही हमारा यूज़ होगा इस चैप्टर में। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये पढ़ना है। अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज करिए कि दो चीजें, एक सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, ए है और बी है। ठीक है,
ए है और बी है, तो हमें क्या करना है, हमें अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स ए। अगर हमें मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है हम लिखेंगे एक्स बी। अगर सपोज मान लीजिए कोई सा तीसरा कुछ कंपोनेंट होता तो हम लिखते एक्स सी। अब हमारे पास कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है सपोज, ठीक है, होने में हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। अब मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। व्हाट इज एन ए एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। टोटल का मतलब जितने मोल्स है आपको सारे ऐड करने हैं। एक्स बी का मतलब क्या है, अब एक्स बी अगर हमें निकालना होता तो हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, बहुत ही सिंपल है, जिसके मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है एन बी ऊपर रखना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखना है, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है कि अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे का इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। अगर 3 कंपोनेंट होते मान लीजिए एक्स ए एक्स बी एक्स सी, तो जितने भी कंपोनेंट हैं उनका मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम कितने कंपोनेंट्स ले रहे हैं, तो हमने कर दिया एक्स ए प्लस एक्स बी। अगर मैंने एक्स ए निकाल लिया है तो मुझे एक्स बी फिर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूँगा 1 में से माइनस कर लूँगा, ठीक है। अगर मुझे एक्स बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं मैं क्या करूँगा 1 माइनस एक्स ए कर लूँगा, मोल फ्रैक्शन आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, क्या पढ़ी, एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा मोलैरिटी, हमने पढ़ा मोलैलिटी, हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी को कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, मोल फ्रैक्शन को किससे, एक्स से, ठीक है। अब ये क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, एन अपॉन बी, इसका भी फॉर्मूला एन अपॉन बी, इसका फॉर्मूला एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, क्योंकि 2 कंपोनेंट थे। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज वी, वी है वॉल्यूम, यहाँ पर क्या है, ये भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का ये या मास का ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और क्या याद रखना है यहाँ पर, ये है लीटर में, ये किस में है, ये आपका केजी में, ठीक है। यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होती, यहाँ पर एक चीज मैंने बताई थी, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जिसके आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मान लीजिए मैं एक्स ए का, भले ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ए के मैं ऊपर रखूँगा। अगर मैं बी के निकाल रहा हूँ तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। शॉर्ट में हमने चीज़ें क्या क्या पढ़ ली, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों की तीनों टर्म्स किस काम में आएंगे, हमारी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है तो और बहुत सारी चीज़ें पीपीएम भी है, मगर फिलहाल अभी आपको इन तीनों चीज़ों से काम चल जाएगा आपका। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज, अब सुनो हेनरीज लॉ क्या है। हेनरीज लॉ ने ये कहा है कि अगर आप किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, दोबारा, अगर हम किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, उस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर अप्लाइड के। दोबारा, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। प्रेशर आप जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये क्या करा सर आपने, एक्स पी, कुछ समझ में नहीं आया। एक्स क्या है, एक्स का मतलब है मोल फ्रैक्शन, किस चीज़ के मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पर आप इसे मोल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं या फिर आप इसे सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं। और सॉल्युबिलिटी किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पी के। व्हाट इज पी, पी इज प्रेशर। कौन सा प्रेशर सर, प्रेशर अप्लाइड। भाई गैस ऐसे तो घुलेगी नहीं, आपको प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्रेशर की। आप जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी सॉल्युबिलिटी। अब मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो हो गया P इक्वल्स टू KHX, ठीक है। अब ये क्या आ गया सर, व्हाट इज दिस, प्रेशर, व्हाट इज दिस, मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, हेनरीज, ओह सॉरी, हेनरीज HENRYS, हेनरीज कांस्टेंट। 3 चीजें, सिंपल सा। हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ P इक्वल्स टू KH इंटू X। व्हाट इज P, P इज प्रेशर, व्हाट इज KH, हेनरीज कांस्टेंट, व्हाट इज X, मोल फ्रैक्शन,
ठीक है, अब आपको ये याद रखना है सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है, सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है किसके साथ, KH के साथ। KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोई गैस है उसकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो बताइए उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे कि अगर किसी गैस की हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। दोबारा, अगर किसी गैस की हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। दो गैस है आपके सामने A और B, यहाँ पे लिखता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर से, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब दो गैसेस हैं आपके पास, A है B है, एक की सॉल्युबिलिटी, एक की हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है 1.5, एक की है 2.5, तो बताइए क्या किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हम बोलेंगे जिसकी KH की वैल्यू कम होगी। कम किसकी है, इसकी कम है, इसकी क्या है, ज़्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी A वाले की ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी KH की वैल्यू कम है। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसकी KH की वैल्यू ज़्यादा है, और यही तो हमने पढ़ा। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ ने कहा है कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर अप्लाइड के। फॉर्मूला क्या बना, P = KH/X। KH हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, 3 आपको एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन में पहली चीज आती है जो क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स का मतलब जो चढ़ाई करते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं ऊपर, तो उन्हें एक दिक्कत होती है, आगे जाते जाते जैसे जैसे ऊंचाई में चढ़ते हैं उन्हें एनोक्सिया होने लग जाता है। ANOXIA, एनोक्सिया, ANOXIA। व्हाट इज एनोक्सिया, एनोक्सिया का मतलब होता है एक वीकनेस। किस चीज़ की वीकनेस, कैसी वीकनेस, काय बात की वीकनेस, कैसे होगी वीकनेस, हमें तो नहीं हो रही, होगी। जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाएंगे तो क्या होता है, ऊंचाई में जाने पे प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और जब प्रेशर कम होने लग जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। किस चीज़ की सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है तो होने दो ना, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है। अगर सॉल्युबिलिटी कम हुई तो क्या हो जाएगा, एनोक्सिया। ठीक है, तो आप इसमें एप्लीकेशन में लिखेंगे कि माउंटेनर सफर फ्रॉम अ कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। ठीक है, मैंने सिंपल लिख दिया शॉर्ट में। क्लाइंबर जो होते हैं एनोक्सिया से सफ़र करते हैं, सफ़र, और लिख देता हूँ सफ़र फ्रॉम अ कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। व्हाट इज एनोक्सिया, एनोक्सिया का मतलब है जब सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है हमारे ब्लड में। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन, व्हाट इज सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशंस है जो हमारी सोडा बेवरेजेस होती हैं उनको सील्ड करा जाता है, सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, जैसे आप सोडा वाटर बॉटल्स लेते हैं या कोई भी बेवरेजेस, आप उसे खोलते हैं तो आवाज़ आती है बहुत तेज, वो इसलिए आती है क्योंकि उन्हें सील्ड कराया जाता है हाई प्रेशर में। अब हाई प्रेशर में क्यों सील्ड कराया जाता है, लो प्रेशर में कर दो ना सील्ड, हाई प्रेशर में इसलिए सील्ड कराया जाता है ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी बनी रहे। CO2 की सॉल्युबिलिटी अगर बनी रहेगी तो उसका टेस्ट भी बना रहेगा। ठीक है, तो हमें टेस्ट वगैरह से नहीं लेना, हमें सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, सोडा बेवरेजेस सील्ड अंडर हाई प्रेशर, क्लाइंबर सफर फ्रॉम अ कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन क्या होती है, तीसरी एप्लीकेशन होती है जो हमारे स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं। स्क्यूबा डाइवर्स वो जो सी की डेप्थ में जाते हैं, सी की डेप्थ में जाने का मतलब जो जाते हैं खोजबीन करते हैं अपनी, स्क्यूबा डाइवर्स बोलते हैं, गोताखोर एक तरीके से। वो क्या करते हैं, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने सिलेंडर में
क्या ले जाते हैं, पहले क्या ले जाते थे, अब क्या ले जाते हैं, पहले नाइट्रोजन भी ले जाते थे, ऑक्सीजन वगैरह ये गैसेस ले आते थे। इसके वजह से क्या होता था, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डेप्थ में तो प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो नाइट्रोजन भी सॉल्यूबल होने लग जाती है। जब वो वापस आते हैं, वापस आने में क्या होता है, जैसे ही वो सरफेस में वापस आएंगे अब प्रेशर कम होने लग जाएगा। प्रेशर कम होने लग जाएगा तो शरीर में जो गैस घुली थी वो बाहर आएगी, एक झटके में बाहर आती है। उसके वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसे बोलते हैं बेंड्स। बेंड्स क्या है, बेंड्स है एक ब्लॉकेज। किस चीज का ब्लॉकेज, ब्लड के स्ट्रीम का ब्लॉकेज, ब्लड के स्ट्रीम का ब्लॉकेज, ठीक है। ब्लड के स्ट्रीम का जब ब्लॉकेज होता है तो क्या हो जाता है, उसमें फिर प्रॉब्लम होने लगे, दर्द होने लग जाते हैं नसों में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब क्या करने लग गए, स्क्यूबा डाइवर्स, जो स्क्यूबा डाइवर्स है वो इसको अपने सिलेंडर को कूप करते हैं, किससे, मिक्स करते हैं हीलियम गैस से, हीलियम गैस से, ठीक है। जब हीलियम गैस डिसॉल्व होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब है कि अवॉइड कर सकते हैं बेंड्स। 3 कंडीशन, 3 एप्लीकेशन, क्लाइंबर्स, एनोक्सिया, सोडा बेवरेजेस सील्ड करी जाती है हाई प्रेशर में, और जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो अब क्या ले जाते हैं, हीलियम गैस ले जाते हैं टू अवॉइड बेंड्स, ठीक है। ये तीनों एप्लीकेशन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है हेनरीज लॉ की, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, आगे चलते हैं। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आती है हमारे सामने, वो है राउल्ट्स लॉ। क्या है राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ ने कहा है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसा, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का, ठीक है। एक सॉल्यूशन है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का, जिसमें मान लीजिए 2 कंपोनेंट्स है, ए है और बी है। कह रहा है तो ए का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पीए से, और बी जो कंपोनेंट होगा उसका पार्शियल प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीबी से। तो जो पी ए है वो बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के, और जो पी बी होगा वो बराबर होगा पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। सिंपल सा। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ ने ये बोला है कि a solution of volatile components in which the partial pressure of each components is equal to its mole fraction, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा उसका वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये क्या आ गया सर, आपने एक चीज लिखी है पी ए, एक आपने लिखा है पी नॉट ए, ये तो बताया ही नहीं। ये क्या है, ये है वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन फॉर्म, और ये क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। क्या सर, प्योर फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म, समझ में नहीं आ रहा। प्योर फॉर्म का मतलब है कि अभी ए अलग था, ए वोलेटाइल कंपोनेंट अलग था और बी वोलेटाइल कंपोनेंट अलग था। जब दोनों अलग अलग हैं, अभी हमने मिक्स नहीं करे, जब हमने मिक्स नहीं करे तो हम क्या दिखाएंगे, पी नॉट ए। इसको भी हमने मिक्स नहीं करा, क्या दिखाएंगे, पी नॉट बी। तो इस वाली कंडीशन को मिक्स करने से पहली वाली कंडीशन को प्योर मान रहे। अब हमने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया। अब क्या हो गया यहाँ पर, ए बी दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स हो गए। तो अभी तक जो आप पी नॉट ए बोल रहे थे, अब उसे आप बोलेंगे पी ए। अभी तक आप बी को, जब प्योर फॉर्म वाली को पी नॉट बी बोल रहे थे, अब उसे आप बोलेंगे पी बी, पी बी। अब ये सॉल्यूशन फॉर्म में पहुंच चुके हैं। राउल्ट्स लॉ ने सिंपल सा बोला है कि अब ये कंपोनेंट सॉल्यूशन फॉर्म में पहुंच चुके हैं, तो अब आप ऐसे दिखाओ पी नॉट ए एक्स ए की फॉर्म में। इसका जो प्रेशर है पी बी बराबर किसके होगा, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर तीसरा सी कंपोनेंट होता तो इसका वेपर प्रेशर कैसे दिखाते आप, इसका वेपर प्रेशर दिखाते पी नॉट सी से। अगर हम इन तीनों को मिला देते, मान लीजिए ए बी सी तीनों को मिला दिया, तो पी सी की वैल्यू क्या होती, पी नॉट सी एक्स सी। सिंपल सा राउल्ट्स लॉ।
ईजी है बहुत राउट्स लॉ, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपको राउट्स लॉ में सिंपल सा याद रखना है कि एक सॉल्यूशन है वॉलेटाइल कंपोनेंट का, उसमें हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो अपने ही मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इक्वल्स टू P नॉट X। If you write A, then you have to write P naught A X A. If you write PB, then you have to write down PB X B. If you note down PC, अगर आपने PC लिखा तो P naught C X C, सिंपल। ठीक है, हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हेनरीज लॉ है जब आप किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपका राउट्स लॉ है जब आप वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, वॉलेटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन देख रहे हैं उस टाइम में आपका आएगा राउट्स लॉ, और जब आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तब आप देखेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने बोला है P इक्वल्स टू KHX, राउट्स लॉ ने बोल दिया, मैं क्यों पीछे रहूंगा, ले मैं भी बोल रहा हूँ P इक्वल्स टू P नॉट X। ठीक है, यहाँ पर क्या देंगे PA तो PA लगा देंगे। अगर दूसरा कंपोनेंट है B तो P नॉट B XB। तीसरा कोई कंपोनेंट है C से रिप्रेजेंट करा P नॉट C XC। ठीक है, तो राउट्स लॉ हो गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट। आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या करना है सर, आपने तो सारा मिटा दिया, क्या नोट डाउन करें? आप लिखिए सिंपल सा, राउट्स लॉ इक्वल्स टू P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, P इक्वल्स टू P नॉट X। बहुत सिंपल है। ठीक है, राउट्स लॉ। अब जिस सॉल्यूशन ने राउट्स लॉ को फॉलो करा, जिसने माना राउट्स लॉ को, उसको हम बोलेंगे आइडियल। आइडियल कौन होते हैं? जो फॉलो करते हैं, किसे फॉलो करते हैं? राउट्स लॉ को। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो टीचर का कहना मानते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं मानते, उन्हें क्या बोलेंगे? जो राउट्स लॉ को नहीं मानेगा उसे हम बोलेंगे क्या? नॉन आइडियल। जो राउट्स लॉ को नहीं मानेगा वो नॉन आइडियल व्हाट? सॉल्यूशन। आइडियल व्हाट? सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो जो इसे मानेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जो इसे नहीं मानेंगे। कह रहे हम तो नहीं मान रहे, फिर इन्हें नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दोबारा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा होगा क्या? नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या है? जिसमें डेल्टा मिक्सचर वॉल्यूम इक्वल्स टू नेगेटिव, डेल्टा मिक्सचर एंथैल्पी इक्वल्स टू नेगेटिव, सॉरी उल्टा बोल दिया। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब डेल्टा मिक्स V की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा मिक्स H की वैल्यू भी पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें डेल्टा मिक्स V की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, और डेल्टा मिक्स H की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये दो चीज़ें याद रखना, सिंपल सा है, सिंपल, बहुत सिंपल। जिसने राउट्स लॉ को फॉलो करा आइडियल, जिसने फॉलो नहीं करा नॉन आइडियल। आइडियल के कोई पार्ट नहीं, नॉन आइडियल के पार्ट हाँ जी। कौन से? पॉजिटिव, और कौन सा? नेगेटिव। ये क्या लिख दिया? डेल्टा मिक्स V। ये क्या लिख दिया? डेल्टा मिक्स H। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। हीट क्या हो रही है? हीट हो रही है एब्जॉर्ब। मिटा देता हूँ, थोड़ी सी खिचपिच हो गई है। डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब है कि हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब्ड हो रही है, एब्जॉर्ब्ड। माइनस का मतलब बता सकते हो बहुत ईजिली। अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगी? रिलीज्ड। उसी तरीके से अगर डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम। बताओ जल्दी से फटाफट, बहुत आसान है। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, पॉजिटिव का मतलब क्या है? इंक्रीज। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हम लगाते हैं। ये दोनों कंडीशन किस में आ रही है? पॉजिटिव वाली, और ये वाली डेल्टा V की पॉजिटिव, डेल्टा H की पॉजिटिव, ये दोनों किस में आ रही है? ये दोनों कंडीशन आ रही है पॉजिटिव डेविएशन। ये दोनों किस में आ रही है? नेगेटिव वाली दोनों, ये आ रही है आपकी नेगेटिव डेविएशन में, सिंपल सा। ठीक है, तो
यहाँ पर हम राउट्स लो, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने पढ़ लिया हेनरीज लॉ पढ़ लिया, हमने राउट्स लॉ पढ़ लिया, हमने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लिया, हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पार्ट पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक चीज़ आती है, कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, कॉलिग इससे राउट्स लॉ इनसे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन, क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एंड सेकंड है गिव एन एग्जाम्पल। सर आपने तो एग्जाम्पल बताया नहीं, चलो अब एग्जाम्पल बता देते हैं। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा मिक्स H फॉर पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। राइटिंग कहीं पर समझ में नहीं आ रही हो पूछ सकते हो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है पॉजिटिव डेविएशन। व्हाट इज पॉजिटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन वो होता है जिसमें डेल्टा मिक्स की क्या वॉल्यूम कैसा होता है पॉजिटिव, डेल्टा मिक्स H कैसा होता है पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव होती है। एक और कंडीशन आप जोड़ सकते हैं, P जो होगा ग्रेटर देन P0 होगा, है ना भाई। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो राउट्स लोगों नहीं मानते, नहीं मान रहे। नहीं मानने का मतलब क्या है? या तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी या तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। पॉजिटिव में आपको क्या करना है? ये वाली वैल्यू ज़्यादा दिखानी है। सर अगर नेगेटिव होता, मान लीजिए सर हमने कर दिया नेगेटिव, अब बताइए अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये करूँगा, ये जो वैल्यूज़ है पॉजिटिव वाली नेगेटिव में दिखा दूंगा, साथ ही साथ अभी इसको ग्रेटर दिखाया था, अब इसे ग्रेटर दिखा दूंगा, हो गया नेगेटिव डेविएशन का, ठीक है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या है? फिलहाल हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल, व्हाट इज द साइन ऑफ मिक्सचर H। ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया। डेल्टा H मिक्सचर कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। डेल्टा V कैसा होगा? पॉजिटिव। अब हमें एक एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या है, ठीक है। ये तो गया आंसर इसका। एक हमें एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। इथेनॉल प्लस वाटर क्या है इसका? एग्जाम्पल है किस चीज़ का? पॉजिटिव डेविएशन का। यहीं पे लगे हाथ हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन से ही जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं डेविएशन, ठीक है। डेविएशन से एक चीज़ निकल के आ जाती है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स की स्पेलिंग जरा सही से लिखते हैं, AZEOTROPES। स्पेलिंग अगर गलत है कमेंट करके बताना, ठीक है। थोड़ी सी मेरी वोकैब कमज़ोर है, आप लोग बढ़ाओ। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स होते हैं जिनका ये भी एक मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? 2 कंपोनेंट्स का। कितने कंपोनेंट्स का? 2 कंपोनेंट्स का, ठीक है। अब ये जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इन 2 कंपोनेंट्स का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि सेम कंपोजिशन होती है, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस, ठीक है। अगर आप इन 2 कंपोनेंट है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, A है और B है। यहाँ पर मान लीजिए A जो है 50% है, B जो है 50% है, किसमें? लिक्विड फेस में। लिक्विड फेस में आपने इसे क्या करा? वेपराइज कर दिया। वेपराइज इन वेपर्स में आपने इन वेपर्स को कलेक्ट कर लिया कहीं पर, वहाँ पर भी आप देखेंगे A और B का जो रेशियो है ये 50% ही होगा, ये भी 50% ही होगा।
इससे हमें ये समझ में आई कि इनकी सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेस में। जो सा पॉइंट याद हो वो वाला कर लेना। एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का क्या होता है, सेम कंपोजिशन होती है, किसमें, लिक्विड फेस में और वेपर फेस में। दिस कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब हमारे डेविएशन भी दो टाइप के थे, हमारे डेविएशन थे दो टाइप के, एक था कौन सा, पॉजिटिव, और एक क्या था, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोल दो मिनिमम, मिनिमम, मिनी MINIMUM, मिनिमम एजियोट्रॉप्स, और नेगेटिव वाले को बोल दो मैक्सिमम। जो नेगेटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन देगा वो क्या होगा, मिनिमम। जो नेगेटिव दे रहा है डेविएशन वो क्या होगा, मैक्सिमम। दोबारा से, पॉजिटिव डेविएशन वाला मिनिमम एजियोट्रॉप्स और नेगेटिव डेविएशन वाला मैक्सिमम एजियोट्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। मिनिमम वाले का क्या है, 95% इथेनॉल प्लस 5% क्या है, वाटर। यहाँ पर मैक्सिमम वाले में क्या है, 68% HNO3 और 32% वाटर। ठीक है, आप इनको अलग नहीं कर सकते, इसको अलग नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि मुझे 95% इथेनॉल में से 5% वाटर हटा देना, नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि ये मिनिमम एजियोट्रॉप्स है। जैसे आप बॉयल करेंगे तो ये भी बॉयल होगा, ये भी बॉयल होगा, दोनों एक साथ बॉयल होंगे। मैक्सिमम में भी ऐसे ही है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो वाटर हटा देना, आप हटा नहीं सकते। आप बॉयल करेंगे तो दोनों के दोनों एक साथ बॉयल होंगे, कंडेंस करेंगे दोनों के दोनों एक साथ कंडेंस होंगे। आप डिस्टिलेशन प्रोसेस लगाएंगे, दोनों के दोनों सेपरेट होंगे, तो आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर लगभग आपका 50% चैप्टर कंप्लीट है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सॉल्युबिलिटी, हमने पढ़ लिया मोलैरिटी, हमने पढ़ लिया मोलैलिटी, हमने पढ़ लिया मोल फ्रैक्शन, हमने पढ़ा हेनरीज लॉ, हमने पढ़ी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस, हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ, हमने पढ़ा आइडियल सॉल्यूशन, हमने पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। हमने पढ़ा एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स भी दो तरीके के, एक है मैक्सिमम, एक है मिनिमम। नोट डाउन कर सकते हैं, 2 मिनट बाद मिलते हैं। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लो। वैसे देखो, नोट डाउन करने में ज़्यादा फायदा है, स्क्रीनशॉट में तो स्क्रीन में रह जाती है चीज़ें, नोट डाउन करने में दिमाग में आती है। नोट डाउन करो, नोट डाउन। ठीक है, स्क्रीनशॉट में बोलता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट तो इसका मतलब नहीं स्क्रीनशॉट लेना है आपको, नोट डाउन करना है। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट से कुछ काम नहीं होने वाला। स्क्रीनशॉट तो तुम ले ही रहे हो, फोटोग्राफर बन जाओगे स्क्रीनशॉट लेते लेते। चलिए आगे चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, 50% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 50% क्या, कंप्लीटेड। ठीक है, इंग्लिश वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी है, कंप्लीटेड नॉट कंप्लीट, कंप्लीटेड कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं, करेंगे, करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस टॉपिक का नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड होती है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसका लेना देना सॉल्यूट के साथ है, सॉल्वेंट के साथ लेना देना नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट नॉट सॉल्वेंट, याद रखना, कहीं पर कुछ लिख लो, इंपॉर्टेंट है, तारे सितारे कुछ भी बना लो, सॉल्यूट। ठीक है, कितनी तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 होती हैं। कौन सी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई सी बोल दो किसी को। मैं तो पहली बोलता हूँ
ऑस्मोटिक pressure. Second one is elevation of boiling point. Next, depression of freezing point. Last one is relative lowering of vapor pressure. What is colligative properties? Colligative properties are those properties which depend upon number of moles of solutes. Next, types, 4 types: osmotic pressure, elevation of boiling point, depression of freezing point, relative lowering of vapor pressure. सर ये तो नहीं बताया आपने, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है प्रेशर exerted by vapors on its liquid surface. नहीं आया सर समझ में कुछ भी, पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड से क्या बनी? वेपर्स बनी। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एनर्जी प्रोवाइड करवाई, क्या बनेंगी? वेपर्स। ये वेपर्स दोबारा से वापस आएंगी क्योंकि क्लोज कंटेनर है, निकल तो पाएंगी नहीं, आएंगी अपने ही लिक्विड की सरफेस में एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अगेन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लिक्विड की सरफेस में जहां से बनी है, कहां से बनी वेपर्स? यहां से बनी है ना, और अपनी ही लिक्विड की सरफेस में प्रेशर लगा रही है। बहुत ही सिंपल है वेपर प्रेशर। आप बुक्स में पढ़ेंगे दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या बोल रखा है, आप सिंपल से याद रखो वेपर प्रेशर। वेपर का प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर। ठीक है, किसके ऊपर? अपने ही लिक्विड की सरफेस के ऊपर, जहां से बन के आए हैं वहीं पर ही प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसी की सरफेस में प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इट इज ऑफ 4 टाइप्स: ऑस्मोटिक, एलिवेशन, डिप्रेशन, लोअरिंग, वेपर प्रेशर। छोटे छोटे टर्म्स याद रखो, इजीली हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज करते रहो, देखते रहो, तैयारी करो अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस करो, सब कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, क्या है? पाई इक्वल्स टू होता है यहां पर CRT। व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा TB। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्या किसके बराबर होता है? KB। ठीक है, K क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय M। अब M बताओ, मोलैरिटी है, ये है मोलैलिटी। और मोलैलिटी किसके बराबर होती है? अब मैं M की जगह ये भी लिख सकता हूं, W2/M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में W1। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या करना है? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। डेल्टा T की जगह, B की जगह क्या लगा देना? F का मतलब आप समझ जा रहे होगे क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। B का मतलब क्या था? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या लगा दोगे? KF मल्टीप्लाई बाय W2/M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। डिप्रेशन का मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का और नीचे गिर जाना। एलिवेशन का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। बढ़ने वाली चीज को एलिवेशन, गिरने वाली चीज को डिप्रेशन। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने बताया, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन इट्स लिक्विड सरफेस। जहां से बने हैं उसी के ऊपर ही प्रेशर लगा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला P0 माइनस P अपॉन P0 इक्वल्स टू X2। क्या है ये सर? P क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर इन प्योर वाले की टर्म्स के लिए P0 क्या था? वेपर प्रेशर इन इम्प्योर, सॉरी, P का मतलब है वेपर प्रेशर इन इम्प्योर, और P0 का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। प्योर वाले के लिए ऐसे डिग्री सा लगा देते हैं, इम्प्योर वाले के लिए P लगाते हैं।
ठीक है, x2। अब दो चीजें हैं, एक होता है x1, एक होता है x2। 1 हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर a किस चीज के लिए, सॉल्वेंट के लिए, b या फिर 2 ये किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट के लिए। हैंड राइटिंग नहीं आ रही सही, चलो अब आ गई। b या फिर 2 इसका मतलब है सॉल्यूट। तो यहां पर क्या है बताओ बताओ, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, क्या है, 2 2 2, देखो 2, देखो 2 क्या है, सॉल्यूट। और हमने क्या बात करी, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये तो सर याद है थोड़ा बहुत, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रही थी। तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताओ क्या थी प्रॉपर्टीज सर, जो सॉल्यूट से लेना देना था। और सॉल्यूट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ba2 से। तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लिख देता हूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज हमें याद करनी है, 1 बाय 1 बहुत तेजी से करते हैं खत्म। ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। 4 प्रॉपर्टीज एक साथ करेंगे, चैप्टर उसके बाद खत्म करेंगे। बस एक टॉपिक रह जाएगा इसके बाद, क्या, वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और चैप्टर फिनिश। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, मैं तो डिलीट करने वाला था, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नोट डाउन कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब की बार मैंने नोट डाउन बोला है, स्क्रीनशॉट नहीं बोला, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ही इजी है। सबसे पहले ऑस्मोसिस समझ लो, व्हाट इज ऑस्मोसिस, क्या है ऑस्मोसिस। ये मैंने लगा रखी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी, P का मतलब परमिएबल, व्हाट इज M, मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन का मतलब एक तरीके की लेयर। सेमी का मतलब जो किसी एक को आने जाने देगी, भेदभाव करेगी। 2 बंदे हैं, कह रही मैं तो ए को आने दूंगी, बी को नहीं आने दूंगी, क्या बोलेंगे इस चीज को, सेमी। ए वाले तू आ या फिर तू जा, तू आ या जा, आ या जा। तू परमिएबल है, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। किसी एक बंदे को आने जाने देगी, एक सब्सटेंस को आने जाने देगी, एक मॉलिक्यूल को आने जाने देगी। वो एक मॉलिक्यूल क्या है, डिस्क्लोज तो कर दो, क्या है वो चीज, वो चीज है आपका सॉल्वेंट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को आने जाने, आने जाने, आने जाने देगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आना जाने देना, परमिशन देना, परमिएबल। किसको, सॉल्वेंट को। अब हमने क्या करा, हमने ये करा ऑस्मोसिस में, एक तरफ इतना हमने भर लिया सॉल्यूशन और इतना भर लिया हमने सॉल्वेंट, मतलब वाटर। 5 मिनट बाद देखते हैं, 5 मिनट बाद क्या देखेंगे या 10 मिनट बाद देख लीजिए। यहां पर जो वॉल्यूम है, ये जो सॉल्यूशन का, ये वाला सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम घट गया। ये क्या हो गया, क्या बोल रहे थे, दोबारा बताओ, दोबारा। एक तरफ सॉल्यूशन है, एक तरफ सॉल्वेंट है, दोनों बराबर लिए थे। अगर 100 ml ले लिया, 100 ml ले लिया, कुछ देर बाद देखा 100 वाला तो 150 हो गया सॉल्यूशन, ये वाला कम हो गया, 50 ml रह गया। अरे भैया ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, जो यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे वो निकल के कहाँ आ गए, सॉल्यूशन वाली साइड में। अब जरा ध्यान से समझना, ऐसे सॉल्वेंट वाली साइड को हम बोलेंगे लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। इस इधर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पानी कम है, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है। लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। लोअर किसे बोला, सॉल्वेंट वाले को, हायर किसे बोला, सॉल्यूशन वाले को। अब क्या हुआ,
देखा कि वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब है पानी यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर गया। कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया, लोअर से कहाँ गया, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर के मॉलिक्यूल ने क्या करी, मूवमेंट शो करी। जब मूवमेंट शो करी तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। कितना हो गया, इतना। इसका वॉल्यूम कितना रह गया, इतना। हुआ नहीं हुआ कम? किसका बढ़ा, सॉल्यूशन का। किसका घटा, सॉल्वेंट वाले का। क्या समझ में आया, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, क्या निकला इसका रिजल्ट? रिजल्ट ये निकला कि सर वाटर का मॉलिक्यूल भागा, कहां से कहां भागा सर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ। कौन भागा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों भागा, सेमी परमिएबल ने परमिशन दी। सेमी परमिएबल कौन है, जो केवल सॉल्वेंट के साथ है। जब तक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा ऑस्मोसिस नहीं होगी। दोबारा से, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगेन आई विल रिपीट, आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना इज कॉल्ड ओस्मोसिस। इस दौरान एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई। दोनों एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। किस में बनता है, ऑस्मोसिस में बनता है। कब बनता है, जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अब क्या है आगे, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए आगे चलते हैं। अब आप बुक में पढ़ेंगे तो ये कह रहा होगा कि सॉल्यूशन वाली, ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है, और ये क्या है, मान लीजिए सॉल्वेंट वाला पार्ट है। अब आपने क्या कर रहे हो कि यहां पर आप प्रेशर अप्लाई कर दो। ठीक, क्या कर दिया, एक प्रेशर क्या कर दिया, अप्लाइड, APPLIED, प्रेशर क्या कर दिया, अप्लाइड कर दिया। अब जब प्रेशर अप्लाइड कर दिया तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहां से यहां पर आ रहे थे अब वो नहीं आ पाएंगे। तो इस प्रेशर को इन्होंने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब सॉल्यूशन वाली साइड में प्रेशर का अप्लाई करना ताकि ऑस्मोसिस ना हो। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड हाउ और बाय विच सिंबल we represent osmotic pressure, we represent osmotic pressure with the help of pi, and pi का फॉर्मूला CRT। C क्या है, what is C? C is called concentration. What is T? T is called temperature. What is R? R is called constant. आंसर, उसका आंसर कह रहा हूँ, वैल्यू जो होती है 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। याद नहीं हो रही तो 0.0821 याद कर लो। दोबारा बताता हूँ, आर की वैल्यू क्या है, 0.0821। अगर आप इसमें देख रहे हैं एटमोस्फेयर में देख रहे हैं तो ये रखेंगे, अगर कहीं पर क्वेश्चन में बार में आता है तो आप रखेंगे 0.0831 बार। दोबारा बताता हूँ, आर क्या है, आर एक गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821। बहुत कुछ केसेस होते हैं जिसमें 0.0831, 821 या 831 ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा कंसंट्रेशन है, हमने अभी क्या फॉर्मूला लगा, पाई इक्वल्स टू CRT। सी की जगह मैं रख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम भी रख सकता हूँ RT। सी की जगह क्या रख दिया, N/V। एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अरे सर क्या क्या बोल रहे हो, अभी M आ गया, यहाँ पर M का मतलब है गिवन मास। मोलर मास को आप चाहे W से दिखा दो या कैपिटल M से दिखा दो। ठीक है, ये आ गया M/V, सॉरी M/W, यहाँ पर V आ गया, यहाँ पर R आ गया, यहाँ पर T आ गया। ये पूरी टर्म हमारी आ गई। C की जगह हम ये भी रख सकते हैं M/WV/RT, किसके बराबर, पाई के बराबर।
ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम क्वेश्चंस हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के, बस सिंपल सी चीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब जो ऑस्मोसिस में बनती है। ऑस्मोसिस क्या होता है, जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स जाते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर नोट डाउन कर लो फटाफट से। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यूज करेंगे, किस चीज में यूज करेंगे, इसकी मदद से 3 तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वी हैव 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक, सेकेंड वन इज हाइपोटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, ठीक है। एक ही कोई सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें मैंने क्या करा, आरबीसी की सेल डाली, रेड ब्लड सेल। सेल ना तो स्वेल हुई ना ही श्रिंक हुई, ना तो स्वेल हुई और ना ही श्रिंक हुई, कोई चेंज नहीं आया सेल में। इस वाले ये जो हमने जो सॉल्यूशन डाला था, जरा मैं हाईलाइट कर दूं अच्छा सा मार्कर लेके, ये वाला सॉल्यूशन जो है बाहर वाला, इसको आप बोलेंगे क्या, आइसोटोनिक। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बाहर वाले की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही अंदर वाले की कंसंट्रेशन है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो आप इसे बोलेंगे आइसो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो, द मीनिंग ऑफ आइसो इज सेम। दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी, इस वजह से कोई चेंज नहीं आया। दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इसमें मैंने क्या करा, आरबीसी सेल डाली। आरबीसी सेल तो और भैया फूल की कप्पा हो गई, मोटी हो गई, ठीक, मोटी हो गई। मोटी हो गई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाहर के सॉल्यूशन से अंदर कुछ आया। जब बाहर के सॉल्यूशन से अंदर कुछ आता है तो हम उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि जब कोई सी चीज स्वेल हो जाएगी आप उसे क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है कि बाहर वाले की कंसंट्रेशन और अंदर वाले की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। बाहर वाला जो सॉल्यूशन था, जो बाहर वाला सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अंदर वाले की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस वजह से बाहर से पानी कहाँ आया, अंदर आया। दिस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। हाइपो, हिप्पो, मोटा, मोटा, मोटा हो जाना, फूल जाना, स्वेल हो जाना, ठीक है, हाइपोटोनिक। दिखाया तो रेड कलर के मार्कर से, थोड़ा समझ में आएगा। इस वाले सॉल्यूशन की हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक। कहाँ लिखूं बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट, देख लूं मैं भी, जल्दी फटाफट। हाइपरटोनिक को हम लिखेंगे ऊपर की तरफ, चलो नीचे की तरफ लिख, हाँ ऊपर की तरफ लिखते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। थोड़ा सा हाइट का इश्यू है, नहीं तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में मैंने क्या भर दिया, आरबीसी को डाल दिया। अब आरबीसी जैसे मैंने डाली, ये तो चिबड़ी हो गई। चिबड़ी का मतलब है कि श्रिंक हो गई, श्रिंक, ठीक है, पतली हो गई। अब पतली हो गई इसका मतलब क्या है कि अंदर से कोई सी चीज बाहर गई है, तभी तो ये पतली हुई है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन कैसा है, जिस सॉल्यूशन में हमने डाला है, ये हमारा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। जब कोई सी चीज में चेंज ना आए, आइसो। जब कोई सी चीज स्वेल हो जाए, हाइपो। अब जब कोई सी चीज क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, इसका मतलब है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक चीज आपको और ये याद रखनी है कि जो हमारा कितना था, 0.9% का सॉल्यूशन NaCl का, 0.9% सॉल्यूशन NaCl का काम करता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह, ठीक है। 0.9 से नीचे होगा हाइपो, 0.9 से ऊपर होगा हाइपर, ठीक है। नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से। कर लिया नोट डाउन, चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन है कि ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सॉल्यूशन
क्या है, ब्लड की सेल है। ब्लड की अब सेल क्या हो सकती हैं, आरबीसी सेल्स मान लीजिए। कह रहा है कि 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है। व्हाट हैपन इफ वी प्लेस ब्लड सेल्स इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.2%। पहला केस है 1.2% NaCl के सॉल्यूशन में डालने, बताइए क्या होगा। दूसरा केस कह रहा है कि बताइए 0.4% के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं NaCl के, बताइए क्या होगा। सिंपल सा याद रखना, 0.9 से नीचे चल रहे हैं तो हाइपो होगा। हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। 0.9% से ऊपर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि हाइपर कहलाएगा। हाइपर का मतलब है श्रिंक। अब हमने क्या करा, हमने एक बार डाला 1.2 का मतलब है ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या है, वो हो जाएगी श्रिंक। इस वाले केस में आप लिखेंगे श्रिंक। और 0.4% का मतलब 0.9 से नीचे जा रहे हैं, 0.9 से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब कि क्या है, स्वेल। श्रिंक और स्वेल, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। चलिए देखो, नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोई सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या करा, इसमें सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्यूट मिला देने पे अब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो हो गया 101 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताओ, खुद ही देखो, 100 डिग्री कम है या 101 ज्यादा है। 101 ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ा या घटा, सर बढ़ा। बढ़ने का मतलब एलिवेट हो जाना, मतलब कि एलिवेशन आ जाना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा, केवी मल्टीप्लाई बाय W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। ये क्या है, W1 सॉल्वेंट का वेट, क्या है W2 सॉल्यूट का वेट, क्या है M2, M2 है सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास। ये क्या है, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोलर मास। ये क्या है, सॉल्वेंट का वेट, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, मैंने सॉल्यूट का वेट बोलना था। W2 को बोलना था सॉल्यूट का वेट, M2 को बोलना था सॉल्यूट का मोलर मास। ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। किसके बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TB माइनस TB नॉट, या T नॉट भी बोलते हैं। ये क्या चीज है, ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का BP। ये क्या है, सॉल्वेंट का BP। कहने का मतलब मिलाने से पहले, सॉल्यूट के मिलाने से पहले 100, अगर आप पूछेंगे सर कहां पर क्या रखूं, 100 कहां रखूं, 101 कहां रखूं, 100 रखेंगे T नॉट B की जगह, और 101 को कहां रखेंगे, TB की जगह। अब जब हम रखेंगे TB की जगह हमने रख दिया 101 और T नॉट B की जगह रख दिया 100, तो माइनस करके कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस क्या निकल के है, डेल्टा TB की वैल्यू। सर इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है हर किसी चीज की। क्या होगा, हमें याद करनी होगी, नहीं क्या रहेगी, गिवन, ठीक है। इसके ऊपर फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करो इसे। थोड़ी सी घिचपिच हो रही है, कोई बात नहीं, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी सब। फटाफट से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं ढूंढ लूं बढ़िया सा, अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो समझ में आ जाए। चलिए देखो, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 ग्राम क्या मिला रहे हैं, ग्लूकोज। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज किस में मिलाया गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी दे रखा है, वाह भाई वाह, C6H12O6, बहुत बढ़िया। कितना होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, 180 ग्राम पर मोल, ये भी दे रखा है। देखो कितने साथ है आपके साथ, CBSE वाले। इज डिजोल्व इन, डिजोल्व करा जा रहा है, किसमें डिजोल्व करा जा रहा है, 1 kg। 1 kg क्या है, वाटर, शाबाश। इन अ सॉसपेन, सॉसपेन एक यूटेंसिल है, इसमें डिजोल्व करा जा रहा है। कह रहे और एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें ये क्या होगा, बॉयल होगा।
तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का टेम्परेचर, मतलब कि टीबी निकलवा रहा है। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई बाय W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। डेल्टा टीबी की जगह हमें क्या रखना है, टीबी माइनस टी नॉट बी इक्वल्स टू केबी। क्या कर दिया, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया केबी, W2 बाय M2 रख देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 रख देंगे, W1 रख देंगे। सर केबी की तो वैल्यू आप कह रहे थे देखते हैं, बताई तो नहीं है आपने। केबी की वैल्यू है, गिवन है, थोड़ा सा भावुक हो गया, 0.52। ठीक है, अब क्या रखूंगा, 0.52 रख दिया। W2 क्या है, 18 ग्राम। क्या है ये, सॉल्यूट, गिवन सॉल्यूट कितना दे रखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 18, मॉलिक्यूलर मास भी क्वेश्चन में गिवन है, बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई बाय क्या, 1000, W1 क्या है, W1 kg एक। अब क्या करेंगे आप, अगर उसने केजी में दे रखा है तो 1000 यूज नहीं करेंगे। अगर उसने ग्राम में दिया होता, मान लीजिए 800 ग्राम, तब आप 1000 यूज करते। अभी हम 1000 यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 kg है। टीबी मुझे निकालना है, टी नॉट भी बताओ, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस में बॉईल होने लग जाता है, हर किसी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड करोगे तो 373 क्या है ये, केल्विन। केल्विन में बात चलेगी। सर केल्विन में क्यों बात चलेगी, क्योंकि केबी की वैल्यू देखो किसमें है, केल्विन में। अगर केबी की वैल्यू केल्विन में नहीं है तो आप डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हो। केल्विन में तो केल्विन में रखो, 273 ऐड करो, 373 आ गया। 373 को यहाँ रखो तो हमारा टीबी निकल के जो भी आएगा, टीबी निकल के हमारा क्या आएगा, टीबी निकल के, एक मिनट में बता देता हूँ, टीबी हमारा निकल के आएगा 50, टीबी हमारा निकल के आया 373.202। इस आंसर को मत देखो, पहले वैल्यू पुट करना सीखो। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई बाय W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। W1 क्या रखा, 1 kg। 1 kg रखने का मतलब 1000 हम यूज नहीं करेंगे। W2 की जगह क्या रख देंगे, W2 की जगह हम रखेंगे 18 ग्राम। मोलर मास कितना, 180 ग्राम। केबी कितना, 0.52। अब हमने यहीं पे निकाल लिया। टीबी की जगह क्या रख दिया, टीबी नॉट की जगह क्या रख दिया, 373। आंसर क्या गया, 373.202। ये आपको याद रखना है। इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज हमारी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी में। ठीक है, चलिए, एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या करा, इसमें मैंने मिला दिया सॉल्यूट। जैसे ही मैं इसमें सॉल्यूट मिला दूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस। घट जाना मतलब कि डिप्रेस, सिंपल सा। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, डिप्रेस। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, एलिवेट। कुछ नहीं करना, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। डेल्टा टीबी अभी तक आपने पढ़ा था, उसे टीएफ कर दीजिए। केबी पढ़ा था, उसे केएफ कर दीजिए। W2 को मत छेड़िए, M2 को मत छेड़िए, 1000 को मत छेड़िए, W1 को मत छेड़िए। आपको आगे क्या करना है, वहां पर आपने करा था टीबी, अब यहाँ पर करेंगे आप टी नॉट एफ, माइनस वहां पर करा था टीबी नॉट, यहाँ पर करेंगे टीएफ। बस ये चेंज है, वहां पर हमने करा था टीबी माइनस टीबी नॉट, यहाँ पर करेंगे टीएफ नॉट माइनस टीएफ। बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके ऊपर फटाफट से एक न्यूमेरिकल करते हैं, नोट डाउन करो जल्दी से, फटाफट कर लिया नोट डाउन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फ्रीजिंग पॉइंट किस चीज का, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, मतलब कि टीएफ। 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 60 ग्राम ऑफ क्या, ग्लूकोज। किस में मिला दिया, फारूक सर को खिला दिया? नहीं, फारूक सर को नहीं खिलाया। मोलर मास है, मोलर MOLAR, मोलर मास कितना है, मोलर मास है 180। शाबाश, बच्चों के साथ हैं ये। किसमें मिलाया, 250 ग्राम में। किसमें मिलाया, 250 ग्राम वाटर में मिलाया। वाटर मतलब जल, जल मतलब पानी, पानी में मिलाया जा रहा है। KF की वैल्यू दे रखी है, KF की वैल्यू क्या दे दी सर, 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। केल्विन का K थोड़ा सा बड़ा, ठीक है।
अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है, बहुत तेजी से फॉर्मूला लिखेंगे। डेल्टा के टी एफ इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई बाय W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। डेल्टा टी एफ की जगह टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई बाय W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। वैल्यू रुक तक चले जाओ फटाफट। डेल्टा टी एफ क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, क्या हो जाएगा 273 केल्विन। यहाँ रख दो 273 केल्विन। टीएफ मुझे निकालना है, केएफ क्या दे रखा है, फटाफट 1 पॉइंट क्या है 86। W2 क्या है 60 ग्राम। मोलर मास कितना है 180 ग्राम। 1000 की जगह 1000 रखोगे नहीं रखोगे, रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा सर, ग्राम में है तो 1000 रखेंगे। और यहाँ पर W1 की जगह क्या 250 रख देने के बाद हमारा जो डेल्टा TF निकल के आएगा वो निकल के आएगा, कैलकुलेट कर लेना, मुझे याद है डेल्टा TF की वैल्यू है 270.52 केल्विन। ठीक है, क्या रखना है हमें, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF मल्टीप्लाई बाय W2 बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन W1। KF की जगह वैल्यू फिक्स है, W2 की जगह 60, M2 की जगह 180, 1000 की जगह 1000, W1 की जगह 250। TF नॉट माइनस TF नॉट पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273। 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करा है, TF की जगह TF रख दिया, TF निकल के आ गया कितना 270.52 केल्विन। ये भी हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म, फ्रीजिंग पॉइंट खत्म, बॉइलिंग पॉइंट खत्म। एक क्वेश्चन एक लास्ट रह गया ये टॉपिक, वो टॉपिक है आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फटाफट से नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। चलिए, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 500 mmHg। मैंने क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। सर हर बार सॉल्यूट ही मिला रहे हो बेटा, सॉल्यूट ही मिलाना है, सॉल्यूट के मिलाने से इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट में मिला लिया करो, सॉल्वेंट नहीं मिलाना, सॉल्यूट मिलाना है। क्यों मिलाना है सॉल्यूट, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रही है। सॉल्यूट मिला दिया, क्या हो गया सर 500 मिलीमीटर Hg। अब पहुंच गया किसमें 400 मिलीमीटर Hg। बताओ वेपर प्रेशर बढ़ा या घटा, वेपर प्रेशर जो है सर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि आपने क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्यूट के मिलाते के साथ ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। याद रखना, अगर वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दोबारा, वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब बताओ पहले वाली कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता या सॉल्यूट मिला देने के बाद। सर सॉल्यूट मिला देने के बाद, क्यों, वेपर प्रेशर घट गया। और आपने देखिए कितना बढ़िया लिखा है, वेपर प्रेशर कम हो जाना मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू X2। ये क्या है, ये P नॉट कौन सा है, ये वाला। क्या रखेंगे यहां पर 500। ठीक है, अब हमने सॉल्यूट मिला दिया, क्या हो गया, कम हो गया 400। P नॉट दोबारा से प्योर वाला 500, यहां पर X2 दे गया होगा, कितना मिलाया है उसका क्या मॉलिक्यूलर मास और कितने में मिलाया है। ठीक है, यहां से आप X2 निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, हमारी चारों प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आगे हम कवर करेंगे क्वेश्चंस में। यहाँ तक के लिए हमारी 4 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। एक टॉपिक और बचता है हमारा वांट ऑफ फैक्टर और कुछ न्यूमेरिकल्स। वांट ऑफ फैक्टर्स को हम रिलेट करके आगे पढ़ेंगे उनके साथ। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का वॉच करने के लिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय।